अच्छा, क्या पढ़ा आप पॉलिटी में? चुनाव आयोग। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पढ़ा आपने, ठीक है। किस मतलब किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? यही सब गलतियां हैं। अब हमने पढ़ा लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। किस पार्ट में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, नहीं मालूम। बाकी पढ़ा आपने इलेक्शन कमीशन ना, तो फिर क्या है, दिक्कत कहाँ आएगा फिर? 324 समझ लीजिए कि चलिए 324 के आगे कहां तक? 329, ठीक है। जो पढ़िए उसको बेहतर तरीके से पढ़िए। क्या करना है? जो पढ़ना उसको बेहतर तरीके से पढ़ना। पार्ट कौन सा है? हमने कहा था कि पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ा करिए कोई चीज। कितने भाग है संविधान में? टोटल 22 भाग हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग भाग है। उस भाग को देखिए कौन सा भाग कौन सा है, मतलब भाषा किसमें है, इलेक्शन कमीशन किसमें है आपका। तो इस हिसाब से पढ़िए तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। हमने कहा ना हर चीज सीक्वेंस में पढ़िए, कूद कूद के पढ़ेंगे सब भूल जाएंगे तो सर, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का वास्तुकला एवं स्थापत्य कला। क्या पढ़ेंगे? वास्तुकला एवं, ठीक है। क्या होता है वास्तुकला स्थापत्य कला? हाँ, जो भी मन में आए बोलिए आप लोग, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं, यहाँ आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, आप ही जैसे लोग हैं, ठीक है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपके मन में है क्योंकि यहाँ पर आपका भटक जो भी डर है वो ओपन होगा, वो खत्म होगा, ठीक है। तो क्या होता है? हाँ, ठीक है, ठीक है, आपने सही बताया। लगभग लगभग दोनों समानार्थी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? लगभग लगभग दोनों समानार्थी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो बताया जाता है ये हार्ड कॉपी एक सॉफ्ट कॉपी वाला कंसेप्ट बताया था आपको, ठीक है। जैसे आपको उसमें डिजाइन बनाना, ठीक है, चीजों को करना, ये आपकी स्थापत्य कला के सॉरी वास्तुकला के अंतर्गत आता है। स्थापत्य करने में उसको मूर्त रूप में देना, ठीक है, मतलब बिल्डिंगें बनाना, चीजें बनाना, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी कैसे करेंगे? इसको भी हम लोग कहां शुरू करेंगे? प्रागैतिहासिक काल से। कब से? प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे। कहां से? हमने बताया था जब हम इतिहास पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश का, तो हमने उसको डिवाइड किया था, ना, प्रागैतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल, फिर आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐसे भी प्रागैतिहासिक काल में भी जो हम प्राचीन काल में थे, तो प्राचीन काल में जो मानव था, हमारे आदिम पूर्वज थे, वो कहाँ रहते थे? हाँ जी, कहाँ रहते थे लोग? ये रहते थे गुफाओं, कमराओं में रहते थे। लेकिन बाद में जब ये आगे इनका विकास होता गया, इनकी स्थिति सुधरती गई, इन्होंने अपना स्थायी जीवन शुरू किया, तो फिर ये कहाँ रहने लगे? अपना प्राकृतिक आवास छोड़कर मानव निर्मित आवास रहने से झोपड़ी हो गया, ठीक है, और कच्चे पक्के जो भी मकान हो गए, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद फिर क्या होता है आपका? हड़प्पा में आते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें भी पक्के मकान बनने शुरू हो गए थे। वैदिक काल में तो क्या होता है? वैदिक काल में कैसी सभ्यता थी? हाँ जी, वैदिक काल कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। तो उसमें भी आवास बने होंगे, लेकिन उसके साथ हमें
मिलते नहीं, क्योंकि वो झोपड़ियों के बने होते हैं तो नष्ट हो गए होंगे, तो उसके साथ नहीं मिलते हैं। उसके बाद हम लोग मौर्य काल में आते हैं। मौर्य काल में आए, अच्छा खासा हमको अशोक के समय है, क्या स्तूप होता है, स्तंभ होता है, ठीक है, ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं गुप्त काल में आते हैं, गुप्त काल में आते हैं। गुप्त काल में भी हमें चीजें मिलती हैं अच्छी खासी, ठीक है। मंदिर का निर्माण कला मिलती है, जैसे हमने बताया था आपको कौन कौन सा जो मंदिर का और नाम बताया था, और दूसरा ललितपुर का ही दशावतार मंदिर है, जिसे भीतर माने गांव मंदिर कहाँ पर है वो, कानपुर में है, ठीक है। दो मंदिर ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ईंटों से निर्मित है गुप्त काल वाले, ठीक है। उसके बाद फिर उत्तर गुप्त काल में या उत्तर मौर्य काल में जब आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहां पर तनिष्क का होता है, ठीक है। तनिष्क के द्वारा निर्मित आपके 3 शैलियां आती हैं, कौन कौन सी, गांधार, मथुरा और अमरावती। इन तीनों शैलियों से हमारे क्या होंगे, मूर्तियां निर्मित होती हैं। देखा जाए तो मथुरा शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल में उत्तर पश्चिम के साक्ष्य कहां मिले थे, कहां कहां पर पढ़ाया था मैंने इतिहास में। प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश में कहां कहां साक्ष्य मिले थे आपके, आप लोग घर पे एक बार पढ़ लेंगे तो ये बहुत काम आएगा आप लोगों को। इतिहास जब पढ़ाया जाएगा तो ये चीजें बहुत बेहतरीन समझ में आएगी, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन अभी आपको ध्यान दे देंगे तो आप फिर जब इतिहास पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप लोगों को वो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ मिला था मैंने बताया था आपका, प्रयागराज में, बेलन घाटी, ठीक है, और ठीक है सोनभद्र वाला एरिया और चंदेल एरिया, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक काल का है, ठीक है। कहां कहां, बेलन घाटी हो गया आपका, ठीक, ये हो गया। ये प्रागैतिहासिक काल में हमारे साक्ष्य मिले थे, ठीक है, वास्तुकला की स्थापत्य कला के, ठीक। इसके बाद क्या आया था हम लोगों ने, आदि ऐतिहासिक देखा था, दिख रहा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था आदि ऐतिहासिक में, आदि ऐतिहासिक हम लोगों ने कितने भाग में डिवाइड किया था, 2 भागों में। क्या क्या था उसमें, हाँ जी, एक आपका हड़प्पा था और दूसरा आपका था, ठीक है। हड़प्पा वाले ने, लेकिन यहां पर भी हम लोग अभी मध्य पाषाण में भूल रहे हैं। मध्य पाषाण में भी साक्ष्य मिले थे हमें, पूरा पाषाण में हमको ये मिल गया था सोनभद्र और बेलन घाटी और चकिया का, लेकिन हमें मध्य पाषाण काल में क्या मिला था, मध्य पाषाण बताइए आप लोग, हाँ जी बोलिए, कौन कौन सा मध्य पाषाण में आपका, प्रतापगढ़ जिला का क्या क्या था आपका, सराय, नाहरराय, दमदमा और मैदहा, ठीक, 3 जगह था, सराय, नाहर, दमदमा, मैदहा, ठीक है। इसके बाद आपके वहां भी प्रयागराज में मिला था एक, क्या था, ठीक है, चलिए याद है आप लोगों को अच्छा था, चौपानी, मांडो। इसके बाद फिर आपका मिर्जापुर से भी मिला था, मिर्जापुर का क्या क्या था, मोरहानी की पहाड़ी, बघईखोर, ठीक है, और लेसिया। ये आपको याद जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हमको ये मध्य पाषाण से हमें यहाँ से क्या क्या मिला, जैसे चूल्हे के गर्त मिल गए हमको, गर्त आवास मिला, ठीक है, और भी चीजें समाधान मिला, ये सब चीजें मिली हमको, यहाँ से साक्ष्य मिला, जिससे पता चलता है कि मानव आवास के रूप में रहना शुरू कर दिया था, ठीक है।
फिर इसके बाद हम लोग हड़प्पा में आएंगे। ठीक है, अगर आपको और भी लिखना है तो नौपाषाण वाला भी लिख लीजिएगा आप लोग। कौन कौन सा नौपाषाण काल में था? कोल्डिवा, भूल रहे हैं आप लोग? क्या क्या था? कोल्डिवा था, और क्या था? मैगड़ा और पंचोंग। ठीक है, ये चीजें थी। एक संत कबीर नगर का भी था अपने, लौरा देव। ठीक है, जो भी जल्दी चीजें हुआ है, लौरा देव भूलिएगा नहीं, वो भी। ठीक है, संत कबीर नगर से। ठीक, क्लियर है। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे कहां पर? हड़प्पा। हड़प्पा में आएंगे तो यहां पर क्या रहेगा? पहला हड़प्पा में आलमगीरपुर। कहां पर था ये? मेरठ में था। क्लियर है। दूसरा आपका कहां पर था ये? सहारनपुर। बहुत बढ़िया, आप लोगों को याद है, सहारनपुर हो गया। इसके बाद और भी था, मांडी था। ये कहां था? मुजफ्फर। ठीक है, इसके बाद कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, अगर इसका हड़प्पा का विस्तार देखा जाएगा, हड़प्पा का विस्तार चारों तरफ से विस्तार देखा जाएगा, तो ये आपका हड़प्पा के उत्तर में कौन सा था? सबसे उत्तरी छोर हड़प्पा का मांडा। मांडा सबसे, मान लीजिए ये उत्तर दक्षिण किया जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? मांडा होगा। मान लीजिए कश्मीर में है आपके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मांडा मांडी में डिफरेंस है। ई की मात्रा यहाँ लग गया है, ऊपर आ की मात्रा है। तो मांडा आपका कश्मीर में है, मांडी आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक, इसके बाद इसका आपका पूरब वाला कौन सा एरिया रहेगा? इसका हड़प्पा का सबसे पूर्वी छोर में आलमगीर रहेगा। क्या रहेगा? ठीक है, और सबसे दक्षिण छोर में दैमाबाद। क्या रहेगा? दैमाबाद। ठीक है, पूछा जाता है ये। और सबसे पश्चिम में सुध कांगे ढोर। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, पहला उत्तर में आपका मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। ये कहां पर है? दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, उत्तर में मांडा कश्मीर, दक्षिण में आपके दैमाबाद महाराष्ट्र, पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपका इसका सीमा क्लियर हो गया ना आप लोगों को? ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कहीं साइड में लिख लीजिए इसको। ठीक है, हड़प्पा का बीच में हड़प्पा लिखिएगा, उसके उत्तर ये और कर दीजिएगा, बीच में ऐसे करके हड़प्पा कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ताकि भूलिएगा नहीं। ठीक है, उत्तर में ये कश्मीर में है मांडा। ठीक है, उत्तर में कश्मीर में मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद, पूरब में आपका मेरठ में आलमगीरपुर, और पश्चिम में आपका सुध कांगे ढोर आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, हाँ जी, दैमाबाद महाराष्ट्र। हाँ जी, नदी देखिए, तब तो फिर बहुत डीप होता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, मांडा कश्मीर में है, वहां कौन सी नदी रहेगी ये आप लोग खुद खोज के लाइए। ठीक है, दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में कौन सी नदी होगी वो ध्यान रखिएगा आप लोग। आलमगीरपुर कहां है? मेरठ में। मेरठ में कौन सी नदी है वो ध्यान रखना आप लोग को, हिंदन है। ठीक है, सुखकागेगौर आपका पाकिस्तान में। तो ये आप लोग कुछ आप लोग काम करिए इस पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब लिख लेना है और बंद कर देना घर पे, ऐसा नहीं करना है। घर पे जाना है, इस पर वर्क करना है। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये आलमगीरपुर में, हुलास में, मांडी, ठीक है, और आपके बड़गांव, बड़गांव हो गया, मानपुरा हो गया। ठीक है, मानपुरा, ये सब क्या है आपके? हड़प्पा।
के स्थलों के साक्ष्य मिले हमें वास्तुकला स्थापत्य कला के, ठीक है, जहां पर मैंने बताया था चीजों को लेकर। इसके बाद हड़प्पा के बाद क्या आता है, वैदिक काल आता है। तो वैदिक काल क्या था, ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। जब ग्रामीण सभ्यता थी तो वहां पर झोपड़ियां वगैरह बनती थी, तो उसके साक्ष्य हमें क्या हुआ, नहीं मिलते हैं, बहुत कम या नहीं मिलते हैं लगा दिखा, क्योंकि वो उसके नष्ट हो गए हैं, ठीक है। वैदिक काल के बाद फिर वहां जनपद का उदय होता है, आप लोगों को पता है। उनमें सब मगध राज्य जाता है, ठीक है। मगध राज्य में आपका मैंने बताया था पहले कौन सा वंश आता है, अरेक वंश आता है। अरेक वंश के बाद आपका कौन सा, इतना घटा रहे हैं आप, भूल कहा जा रहे हैं आपको, शिशुनाग होता है। उसके बाद फिर नंद वंश, फिर उसके बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश जैसे ही आता है तो यहाँ पर क्या होता है, स्थापत्य कला का विकास शुरू हो जाता है। अशोक के समय, अशोक के समय जब अशोक आते हैं तो क्या करते हैं, फिर वो भेरी घोष की जगह क्या करते हैं, धम्म घोष का उद्घोष करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो है आपका स्तूप, स्तंभ, ठीक है। और आपका जैसे स्तंभ में जैसे सारनाथ का स्तंभ, किसका, सारनाथ का स्तंभ आपको पता है। स्तंभ के चार, अगर स्तंभ देखा जाए तो उसके चार भाग हैं। सबसे नीचे वाले को क्या कहेंगे, यष्टि कहेंगे, ठीक है। दूसरे वाले को आपको उल्टा कमल क्या कहेंगे, अवांगी मुखी कमल, या हाँ जी उल्टा कमल कहेंगे। तीसरे को आपको क्या कहेंगे, फलक या चौकी, क्लियर। और सबसे ऊपर वाला शीर्ष, शीर्ष, ठीक है। ये क्या है आपके स्तंभ का, आपका ये चार भाग दिया गया है। ये नीचे क्या होता है, आधार उसका मोटा होता है, ऊपर जाते जाते क्या होता है, और इन्हीं से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से, अशोक, यहीं से आपका लिया गया है, ठीक है। कहां लिया गया है, यहीं से लिया गया है, सारनाथ से ही लिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें स्तूप, क्या देखेंगे, स्तूप। स्तूप क्या होता है, हाँ हाँ ठीक है। स्तूप क्या होता है, ये आपके समाधि स्थल होता है, ठीक है, जहां पर बुद्ध की अवशेष, बुद्ध की स्मृतियों के अवशेष रखा जाता था, ठीक है। उसे हम क्या कहते थे, स्तूप कहते थे। अब आने वाले समय में उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित लोगों को भी इसमें अस्थियों के स्मृति रखे जाने लगे, ठीक है। ये स्तूप कहते हैं। ये भी आपके कई भागों में डिवाइड था। जैसे देखा जाए स्तूप का, तो ठीक है, ऐसे कुछ होता है ये, ठीक है। इसमें ये होता है कि जैसे ये क्या हो गया, तोरण द्वार हो गया, तोरण इसको द्वार कहते हैं, ठीक है। फिर ये वेदिका हो गई, क्या हो गई, ये जो बाउंड्री बाहर वाली होती है वो क्या कहती है, वेदिका कहलाती है। और जो अंदर वाली बाउंड्री होती है वो क्या कहलाती है, परदक्षिणा पथ, क्या कहलाती है, परदक्षिणा पथ कहलाती है। ये इसको अंड कहते हैं, जो बना हुआ है क्या है, अंड। इसे क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं। और जो छड़ी होती है इसको यष्टि कहते हैं। ऊपर क्या कहते हैं, इसको छत्र कहते हैं, ठीक। तो ये आपका है, ये मैंने इसमें लिखते समय इसको बनाना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, चित्र बनाकर उसको चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। जो प्रवेश द्वार होता है उसको क्या कहते हैं, तोरण। तोरण को ही क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। जो पहली बाउंड्री होती बाहरी वाली उसे क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। जो अंदर वाली बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, और जो गुंबद नुमा होता है उसे अन्न कहते हैं। और जो ऊपर का चबूतरा बना होता है उसके ऊपर उसे हर्मिका कहते हैं। और जो छड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, यष्टि कहते हैं। और ऊपर उसे जो होता छत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपका होता है। ये भी आपके जो भी है अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद मौर्य काल के बाद फिर हम आएंगे उत्तर मौर्य काल में। किसमें आएंगे, उत्तर मौर्य काल में आएंगे। उत्तर मौर्य काल में देखा जाएगा तो वहां पर भी वहां मूर्ति कला का हमें 3 शैलियां मिलती हैं। कितनी, 3 शैलियां मिलती हैं उत्तर मौर्य काल में। उत्तर मौर्य काल में कौन आते हैं, कनिष्क आते हैं। ठीक है, पहला कौन सी होगी, गांधार शैली। दूसरा आपका मथुरा शैली। तीसरा आपका कौन सी, अमरावती शैली। क्लियर, ठीक है। गांधार शैली, इस पर किसका प्रभाव था, गांधार शैली में पश्चिमी देशों का प्रभाव था। ठीक है, इस पर पश्चिमी प्रांत का ज्यादा प्रभाव था। और ये मथुरा शैली में ये हमारी शुद्ध देसी शैली थी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, और अमरावती भी क्या थी, ये मिक्सअप थी। क्लियर है। इसमें देखा जाए, इसमें नीले पत्थरों का, ठीक है, इसमें आपके मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का, और आपके अमरावती वाले में सफेद पत्थर का यूज किया गया। ठीक है, और जो हमारी ये मथुरा शैली थी इसमें तीनों धर्मों का, कौन कौन सा, बौद्ध, जैन, हिंदू, ठीक है, और फिर राजाओं की भी मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, कौन कौन सी था आपका, बौद्ध, जैन, हिंदू और राजाओं, किस टाइम के राजाओं की भी मूर्तियां बनाई गई थी। और गांधार में आपका बहुत से ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि जो घुंघराले बाल टाइप के जो भी मूर्तियां बनी है वो गांधार शैली की है। ठीक है, हाँ, ठीक है। और इसमें जो भी प्रभा मंडल बनता था, पीछे गोल बनता था, उसमें चित्रित थी, मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिजाइन की गई थी। लेकिन मथुरा वाले में क्या था, उसमें सिंपल था, उसमें डिजाइन नहीं की गई थी। अमरावती वाले में फिर वापस इन्होंने डिजाइन करना शुरू किया था। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, इसके बाद फिर ये होने के बाद फिर गुप्त वाले में आएंगे हम लोग। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का इनका भी पतन होता है, हर चीजों का, जिनका उदय हुआ उन्हें इनका पतन होना है ना। एक ही सत्य में जो पैदा हुआ उसे मरना है, उसे हमेशा कंटिन्यू तो रहेगा नहीं, सबका होता है। तो उसके बाद गुप्ता आते हैं। गुप्ता भी मंदिर शैली का उनका होता है। मंदिर शैली में क्या था आपका, जो हमें देखने को मिलता है ज्यादातर देखा जाए तो कौन कौन सा, भीतर गांव का और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, ये ईंटों से निर्मित होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे किसमें, सल्तनत काल में। किसमें आएंगे, सल्तनत काल में आएंगे। सल्तनत काल में आने के बाद पहले से हमारे पास क्या था, हमारे पास भारतीय परंपरा तो थी, भारतीय महाद्वीप की स्थापत्य कला थी। लेकिन इनके आने के क्या होगा, दोनों स्थापत्य कलाएं क्या होंगी, मिक्सअप हो गई, जिन्हें क्या कहा गया, इंडो इस्लामी शैली। क्या कहा गया, इंडो इस्लामी शैली कहा गया। पहले ये था कि हमारे भारतीय महाद्वीप में सहतीरी, लिंटन सहतीरी शैली का उपयोग होता था। क्या होता था, लिंटन सहतीरी, सहतीर या सहतीरी शैली का प्रयोग होता था। इसका होता था लिंटन
शहकी शैली, ये ऐसे होता था। जैसे पहले आप मंदिर देखेंगे, इस तरह द्वार पे बना रहता था, द्वार पे इस तरह का होता था, ठीक है। लेकिन जब ये इस्लामी शैली आई, इनका क्या था, इनका जो द्वार मेहराब क्या होता था, मेहराब और गुंबद था, ठीक है। तो बड़े बड़े से आप लोग कभी लखनऊ गए होंगे, इमाम बाड़ा देखे होंगे, तो मेहराब नुमा दरवाजा पे देखते ना, आवे बहुत बेहतरीन तरह बनाया गया। तो लिंटन की जगह क्यों ले लिया, मेहराब और गुंबद ने ले लिया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जब सल्तनत काल में इस्लामी शैली आती है तो उन दोनों भारतीय और इस्लामी शैली दोनों मिक्सअप करके इंडो इस्लामी शैली का जन्म होता है, जहां पर लिंटन शहरी शैली की जगह कौन लेता है, जो मेहराब और गुंबद शैली लेता है, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि वहां पर चित्रित चीजों को रखा जाता था। जैसे कि इस्लाम में ये है कि जीवंत चीजों को तस्वीर बनाना हराम माना जाता था, तो वहां पर फूल पत्तियों के साथ साथ उसके साथ साथ कुरान की आयतें भी लिखी मिल जाए आपको, ठीक है। तो वो था। फिर बाद में चलकर फिर पित्तदूरा शैली आती है। पित्तदूरा क्या होता है, हाँ, दीवार पर ही रंग बिरंगे पत्थर और मतलब रंग बिरंगे पत्थर जड़ी और रत्न भूषण जो भी लगा कर बढ़िया से सजाया जाता था। और पहला इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, एक मातुद्दौला का वहां मिलता है आगे, हाँ, ठीक है। किसने बनवाया था उसको, वैसे देखा जाए तो जहांगीर का शासन था, उसकी पत्नी का क्या नाम था, नूरजहां ने अपने बाप के, ठीक है, उसमें बनवाया था वो। तो यहां पर शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है, फिर सल्तनत काल में आता है क्या, सल्तनत काल में एक ही चीज मिलती है हमको, ये तो हमने पूरा बता दिया आपको क्या क्या हुआ। लेकिन सल्तनत काल शुरू होता है, सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने ही बदायूं में क्या बनाया था, एक जामा मस्जिद बनाया था, ठीक है। उस जामा मस्जिद का ही हमें सल्तनत काल में मिलता है। उसके बाद फिर हम आते हैं, कितने आते हैं, फिर तुगलक वंश में आते हैं। तुगलक वंश में जो जौनपुर की स्थापना होती है वो होता है। उसके बाद सरकी वंश, जिसने किसने स्थापना की, सरकी वंश की, अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को कल परसों, जो भी इसलिए नेक्स्ट क्लास दूसरे क्लास में। सरकी वंश किसने, मलिक सरवर ने किया था, ठीक है, मलिक सरवर ने किया था। तो इसमें जौनपुर में ही हमें देखने को मिलता है क्या क्या, अटाला मस्जिद देखने को मिलती है, झांझरी मस्जिद मिलती है, लाल दरवाजा मिलता है, ठीक है। ये आपके इसमें है, ये आपके सल्तनत काल में ही तुगलक वंश में आता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें मुगल काल में आते हैं। तो मुगल काल में हमें अकबर का, हुमायूं का मिलता है, हुमायूं को छोड़िए, बाबर का आता है। बाबर ने मैक्सिमम क्या किया था, संभल में जामा मस्जिद, ठीक है, और जो ये चार बाग का हुआ था स्टार्टिंग, ऊपर से अयोध्या वाला जो मीरबख्शी ने किया था, बाबरी मस्जिद, क्या ये था। इसके बाद फिर हुमायूं का कोई मतलब इतना मिलता नहीं है। इसके बाद फिर कौन आते हैं, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में क्या क्या बनाया था, जैसे हवा महल हो गया, ठीक है, मरियम महल हो गया, ठीक है, जो था अकबर महल हो गया, बीरबल महल हो गया, ये सब चीजें, हाँ, बुलंद दरवाजा हो गया, ठीक है, ये अकबर के शासनकाल में चीजें होती हैं। उसके बाद फिर जहांगीर आते हैं। जहांगीर में फिर क्या होता है, अकबरी महल बनवाते हैं वो। उसके बाद वो क्या करते हैं, और एतमादुद्दौला का मकबरा आता है, ठीक है। इसके बाद फिर शाहजहां आते हैं। शाहजहां फिर क्या बनवाते हैं आपको, ताजमहल, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास, वो भी बनवाते हैं अकबर भी, दीवाने आम, दीवाने खास। शाहजहां भी दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, ठीक है, और बहुत कुछ बनवाते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद शाहजहां के बाद आपका फिर देखा जाए तो अवध के नवाब को हम छोड़ नहीं सकते,
अवध के नवाबों ने क्या बनाया था? यही रूमी दरवाजा। कहां पर है? लखनऊ में है। इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, ये सब आपके लखनऊ में, ये आपके अवध के नवाबों के थ्रू बनाया गया था। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं इसमें आधुनिक काल में, आते हैं ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिशों ने क्या क्या बनवाया था? हाँ जी, बेगम समरू का महल बनाया था, चर्च जो था, ठीक है, क्लियर है? बेगम समरू का विश्वविद्यालय बनवाया था। हाँ, क्या कहना है? हाँ, उसके बाद आपका ये हो गया। तो एक तरह से हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पहुंचेंगे। मतलब देखिए, क्वेश्चन ऐसा होगा, जो चीजें होंगी आपका कैसे कैसे लेकर चलना है, शुरू से लेकर आगे। मतलब डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन किस पर है, मतलब 250 शब्दों में है या 150 शब्दों में है। उस हिसाब से अपने आप को टाइम का मैनेजमेंट करते हुए और अपने जो भी मटेरियल है उसको कंक्लूजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लेकर जितना टाइम रहेगा और जितना आपका पेज रहेगा उसके हिसाब से करते रहेंगे। क्लियर है इतना? तो आप लोग एक शुरू से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के स्थापत्य कला के बारे में वर्णन करिए, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अजी लिख सकते हैं? तो ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इसमें लिखते हैं हम लोग, ठीक। हेडिंग डाली उत्तर प्रदेश का वास्तु स्थापत्य कला। वास्तुकला एवं स्थापत्य कला, वास्तुकला एवं स्थापत्य कला का इतिहास उतना ही पुराना है उतना ही पुराना रहा है या है जितना मानव सभ्यता का रहा है। उत्तर प्रदेश में वास्तुकला की एक गौरवशाली परंपरा रही है। जिसमें विभिन्न स्थलों के उत्खनन से हमें प्रागैतिहासिक युगीन मानव के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन काल में आदिम मानव गुफाओं और कंदराओं में निवास करता था। कंदरा
कंदराओं में निवास करता था, जो पृथ्वी द्वारा निर्मित होती थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मानव जीवन में स्थायित्व आता गया, जिससे वो प्राकृतिक आवास को छोड़कर मानव निर्मित झोपड़ियों में रहने लगा। और यहीं से ही स्थापत्य कला का विकास प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक मानव बस्तियों के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में मिले। उसके बाद मध्य पाषाण में प्रतापगढ़ जिले के तीनों नाम लिखिए आप लोग खुद ही। प्रतापगढ़ जिले के कौन कौन और सराय नाहर राय और दमदमा और मैदान, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले के मैदान, दमदमा, सराय नाहर राय, से स्तंभगढ़ और चूल्हे के साक्ष्य मिले। वहीं वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। इसलिए स्थापत्य साक्ष्य का अभाव है।
लेकिन हड़प्पा सभ्यता अपनी उत्कृष्ट नगरीय नियोजन, अपनी उत्कृष्ट नगरीय नियोजन, साफ सफाई, जल निकासी की व्यवस्था, साफ सफाई, जल निकासी की व्यवस्था, मृद भांड कला, मृद भांड मृद भांड कला, मूर्ति कला आदि के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के साथ उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के साथ आलमगीरपुर कहां पर है? हाँ, तो आगे क्वेश्चन में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग कभी भी पढ़िए नोट तो भूले नहीं, तो याद आ जाए। ठीक है, हुलास कहां पर है? हुलास कहाँ है? पूछा गया है सहारनपुर। ठीक है, मांडी, इसका भी आगे क्वेश्चन लिख लीजिएगा ताकि याद रहे, जब भी नोट्स पे नजर जाए तो आप लोगों को ध्यान में रहे। कहां पर है मांडी? हाँ, आदि स्थानों से साक्ष्य मिले। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे किसमें? मौर्य काल में, क्योंकि वैदिक काल में हड़प्पा के बाद क्या आता है? एक मोटी मोटा जहन में आप लोग रखिएगा। ठीक है, पहला हम शुरुआत करते हैं कहां से? इसके बाद कहां जाते हैं हम लोग? आज ऐतिहासिक में। इसके बाद आगे ऐतिहासिक जाते हैं, लेकिन आप देखना है यहाँ पर अगर करेंगे हम तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, फिर आपका नव पाषाण। यहाँ पर आएंगे तो हम हड़प्पा और वैदिक, जिसमें आपका क्या होता है, यानी नव पाषाण के बाद ताम्र पाषाणी की गोत्र शुरू होता है, फिर उसके बाद कांस्य युग होता है, फिर उसके बाद लव होता है, लव जिसमें वैदिक आता है, आर्य आते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर हड़प्पा देखते हैं। ठीक है, हड़प्पा और आपका वैदिक होता है। इसके बाद हम आते हैं ऐतिहासिक, किसमें? इसमें आपके मौर्य, उत्तर मौर्य काल, गुप्त और उत्तर गुप्त काल। क्लियर है? फिर इसके बाद हम आएंगे कहाँ? सल्तनत में आएंगे, फिर मुगल में आएंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ आएंगे? आधुनिक या ब्रिटिश काल। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना है, प्राचीन लेकर कौन कौन सा युग आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, ये जहन में रख के आगे बढ़ना है। क्लियर है ना? ये जहन में आपके रहेगा, बोलेंगे नहीं ना इसको आप लोग? हाँ जी, तो ये रखेंगे तभी लिख पाएंगे। अगर ये जैसे होता है ना, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखने से 2 मिनट या 3 मिनट हम लोग एक बार सोचते हैं कि कैसे हमें लिखना है,
तो हर चीज का एक खाका पहले तैयार कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग लिखते जाते हैं। तो पहले आपके जहन में ये होना चाहिए, इसके बाद आपको वो पूरा लिखते हुए जाना है, ठीक है। तो हम लोग आएंगे इसके बाद किस पर आएंगे, मौर्यकाल, ठीक है। लिखिए मौर्यकाल में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक आर्यों का आगमन हुआ, वैदिक आर्यों का आगमन हुआ। लेकिन वैदिक आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन वैदिक आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी। इसलिए इनके समय के स्थापत्य साक्ष्य नहीं मिले, इनके समय के स्थापत्य साक्ष्य नहीं मिले या अभाव रहा। लेकिन इसके बाद चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के, लेकिन इसके बाद चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में मौर्यों का आगमन हुआ, मौर्यों का आगमन हुआ। जिन्होंने न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य किए, साथ ही कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इसका प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों मौर्यकालीन स्तंभों, स्तूपों आदि के माध्यम से मिलती है। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखेगा। मौर्यकालीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण
अशोक के एकात्मक स्तंभ है। एकात्मक मतलब हाँ, एक ही पत्थर से तराशा गया। स्तंभ मतलब स्तंभ जो होता है खड़ा, ठीक है, स्तंभ है। ये कहां पर है? सारनाथ वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फेमस है जो श्री स्तंभ। ये चुनार, हाँ जी चुनार कहां पर है ये? हाँ यार, आप लोगों को पता तो है, ठीक है, यानी पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा आप लोग। चुनार से लाए गए पत्थर, चुनार से लाए गए लाल बलुआ पत्थर, चुनार से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, इन स्तंभों पर खास तरह की पॉलिश की गई है। इन स्तंभों पर खास तरह की पॉलिश की गई है, जिसे ओक कहते हैं, जिसे ओक कहते हैं। स्तंभ का आधार मोटा, स्तंभ का आधार मोटा, जैसे बने होते हैं ना ऐसे स्तंभ। ठीक है, ऐसे होता है ना, या स्तंभ का आधार मोटा होता है। ये क्या होता है? यष्टि हो गई, ठीक है, आपका ये उल्टा कमल हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? चौकी हो गई, फलक हो गई, फिर आपका ये सिंह हो गया, केस हो गया। ठीक है, इस चौकी पर 4 जानवर हैं, 4 जानवर अंकित हैं। कौन कौन से जानवर हैं? 4। हाँ, पहला हो गया आपका घोड़ा, जिन्हें अश्व कहते हैं। दूसरा आपका हाथी हो गया, तीसरा आपका शेर हो गया, चौथा आपका बैल। क्लियर है? हाँ जी, तो ये फलक पर ही ये बने हुए हैं, घोड़ा दौड़ रहा है इस पर, ठीक है। एक मतलब इसमें बताया गया है कि पूरब की तरफ हाथी है, पश्चिम की तरफ आपका घोड़ा है, ठीक है, और आपका उत्तर की तरफ सिंह है, दक्षिण की तरफ आपका बैल, ऐसे कुछ ऐसा बनाया गया इसमें। तो आपको जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा तो सर आपको एक एक करके सारी चीजें बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप लोग जानिए इसका आधार क्या होता है? मोटा आता है, लेकिन ऊपर जाते समय ये क्या होते हैं? पतले होते जाते हैं। ठीक है, इसका आगे लिखिए, इनका आकार आधार में मोटा, तथा ऊपर की तरफ क्रमशः पतले होते गए हैं। ठीक है, तो ये आपके चारों लिख लीजिएगा, यष्टि, उल्टा कमल, स्तंभ के 4 हैं जो, ठीक है। क्या करना है आपका? यष्टि लिख देना। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? उल्टा कमल या अवांगमुखी बोलते हैं उसको, ठीक है, अवांगमुखी बोलते हैं। ये आपका फलक हो गया, आपका शीर्ष हो गया, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या होता था? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये सब लगाए जाते थे, ठीक है।
इन स्तंभों में सारनाथ का अशोक का चतुर्सिंह स्तंभ प्रसिद्ध है, प्रमुख है। सिंह स्तंभ, चतुर्सिंह स्तंभ, 4 सिंह थे ना उसमें, 4 से थे, चतुर्सिंह स्तंभ प्रमुख है। इसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दिल्ली मेरठ स्तंभ, दिल्ली मेरठ स्तंभ भी है। इसे अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था। किसके द्वारा लाया गया? दिल्ली किसके द्वारा लाया गया? हाँ जी, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली मेरठ स्तंभ मतलब पहले अशोक ने निर्मित कराया था, मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे उठाकर दिल्ली ले जाया गया, वहां पर स्थापित किया गया। इसके बाद आपका अगला कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख इस अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। पूछा था रानी अभिलेख किसे कहा जाता है? इसमें अशोक की रानी कारुवाकी के दान दिए जाने का उल्लेख है। कारुवाकी के दान दिए जाने का उल्लेख है। कारुवाकी अशोक के अभिलेखों में एकमात्र वर्णित रानी है।
रानी है, यानी वह मतलब उन्हीं का उल्लेख है और किसी रानी का उल्लेख नहीं। ठीक है, ये स्तंभ प्रारंभ में कौशाम्बी में, ये स्तंभ प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन बाद में किसके द्वारा, हाँ जी, हाँ, लेकिन बाद में अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया गया। अकबर के द्वारा इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया गया। ठीक है, अगला स्तूप। स्तूप क्या होता है, मैंने बताया आप लोगों को क्या होता है स्तूप। अगर बताओ स्तूप क्या होता है। हाँ ठीक है, क्या होता है ये, अर्धगोलाकार क्या होता है, गुंबद होता है, जिसमें समाधि लोग करते हैं और इसमें बुद्ध के अवशेषों को स्मृतियों के रूप में रखा जाता था। और आने वाले समय में भी क्या होता था, और उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित लोगों की भी उसमें स्मृतियां रखी जाती थी। ठीक है, ठीक है, इसी लिखिए स्तूप एक समाधिनुमा भवन होता है जिसे बुद्ध के स्मृति, समाधिनुमा भवन होता है, समाधिनुमा भवन होता है जिसमें बुद्ध के स्मृति अवशेषों, स्मृति मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है, स्मृति अवशेषों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। इसमें आगे चलकर स्तूपों में बौद्ध धर्म से जुड़े व्यक्तियों के अवशेषों को भी सुरक्षित रखा जाने लगा। स्तूप शब्द का अर्थ होता है एकत्र करना या ढेर लगाना। बौद्ध धर्म में स्तूपों का निर्माण कब से शुरू होता है,
यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद ही शुरू होगा। स्तूप का मतलब क्या होता है? उनके अवशेष रखेंगे, जब वो उनका मृत्यु होगा तभी उनके अवशेष रखा जाएगा, तभी स्तूप का क्या होगा? निर्माण शुरू होगा। ठीक है, क्या लिखा है मैंने इसमें? निर्माण बुद्ध के महापरिनिर्वाण, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रारंभ हुआ। ठीक है, इनके महापरिनिर्वाण के बाद प्रारंभ हुआ, लेकिन इनका विकास अशोक के समय हुआ। लेकिन इनका विकास अशोक के समय हुआ। एक लाइन छोड़ के, स्तूपों की भूमि सारनाथ, स्तूपों की भूमि सारनाथ, उत्तर प्रदेश के कहां पर है? सारनाथ कहां है? हाँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थान है। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है मृगदाब। इसका प्राचीन नाम मृगदाब, मृगदाब और ऋषिपत्तनम था। मृगदाब और ऋषिपत्तनम था। उधर है वाराणसी सारनाथ का मृगदाब और ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर हिरण ज्यादा पाए जाते थे। ठीक है, इसकी वजह से इसे मृगदाब कहा जाता था। ठीक है, वर्तमान में इस स्थान पर तीन स्तूपों का, वर्तमान में इस स्थान पर तीन स्तूपों का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। पहला धर्मराज का स्तूप, दूसरा धनेक स्तूप, तीसरा चौखंडी स्तूप। ठीक है, धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक के ने करवाया। धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। सम्राट अशोक ने 8 धातु अवशेषों
सम्राट अशोक ने 8 धातु अवशेषों एकत्र कर धातु अवशेषों यानी उनके क्या होता है, मतलब जब करने के बाद उनका जो भी अवशेष होता है उसके 8 भागों में करके अपना किए थे। ठीक है, 8 अवशेषों को एकत्र कर हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया, स्तूपों का निर्माण कराया। धर्मराजिका भी उन्हीं में से एक है। हाँ जी, धर्मराजिका, हाँ स्तूपों के नाम है ये। धर्मराजिका हो गया, धमेक हो गया, ये चौखंडी, ये स्तूप है। ठीक है, इनके नाम है। छोटे छोटे स्तूप बनाए गए बाद में। ठीक है, उसको हटाकर। ठीक, ये सब ईंटों के द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा? ईंटों के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि उस टाइम क्या था, ईंटे थे। ठीक, बाद में चल के पत्थर सब भी अभी यूज होने लगे। ठीक है, धमेक स्तूप ये सारनाथ के दक्षिण पूर्वी भाग, सारनाथ के दक्षिण पूर्वी भाग अशोक द्वारा ईंट की सहायता से किया गया था। अशोक द्वारा ईंट की सहायता से किया गया था। अशोक द्वारा ईंट की सहायता से बनाया गया था। ईंट ठीक है, सुना नहीं दे रहा था क्या? इसका शुक्रिया। ईंट के द्वारा बनाया गया था। लेकिन गुप्त काल में इसका परिवर्धन किया गया, यानी दोबारा उसका मॉडिफाई किया गया। इसका परिवर्धन किया गया। तथा स्तूप के चारों तरफ नक्काशीदार पत्थर लगवाए गए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने कौन सा करवाया, तो ये अशोक के द्वारा क्या था, ये धर्मराजिका था। ये भी अशोक के था शुरुआती काल में, लेकिन बाद में यहाँ पर गुप्तों के द्वारा हुआ। लेकिन चौखंडी क्या था, ये गुप्त के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये सारनाथ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला लिखिए, चौखंडी स्तूप। अगला सोनी, चौखंडी स्तूप, इसे सारनाथ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसे सारनाथ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया। ये भी स्तूप
ये भी स्तूप ईंट की सहायता से बनाया गया था। इस स्तूप में कुल 8 कोण हैं। 8 कोण हैं, ठीक है। ये आपके कहाँ के थे? ये सब कहाँ के थे? आपके सारनाथ के थे। ध्यान रखिएगा, सारनाथ में आपके धर्मराजिका हो गया, धमेक हो गया और चौखंडी हो गया। इसके बाद हम कहाँ देखेंगे? कुशीनगर का देखेंगे। कहाँ का? कुशीनगर में कौन कौन स्तूप था? इनका देहांत कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? यहाँ। ठीक है, उनके नाम पे यहाँ पर एक क्या होगा? महापरिनिर्वाण स्तूप हो जाएगा। दूसरा आपका रामभर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाता है रामभर स्तूप कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कुशीनगर में है। ठीक है, रामभर क्योंकि राणा भर दिया था। ठीक है, हाँ वो होता है, प्रोनाउंसिएशन का होता है। ठीक है, कोई इसको राणा भर कहता है, राम भार कहता है, राम भर। ठीक है, हाँ ठीक, ये हो गया। जैसे होता है, हम लोग क्या कहते हैं? जी को क्या कहते हैं हम लोग? वैल्यू कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? VALU वैल्यू कहते हैं ना। और उड़ीसा बिहार लोग वैल्यू बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं। तो वो सब प्रोनाउंसिएशन का होता है। ठीक है, तो ये कुशीनगर का आपका ये स्तूप होगा। इसमें लिखे थोड़ा, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वर्तमान में महापरिवार स्तूप के स्थित नहीं है। मूल रूप स्थित नहीं है इसका। जो पहले बना हुआ था, इसका जो था, इसके साथ जो पहला जो था मूल इसका था, वो क्या है? वो स्थित नहीं है। इसकी जगह भारत सरकार ने क्या किया है? अलग से बनाया। पहला वाला जो था वो क्या हुआ? मतलब उसके अवशेष नहीं थे, लेकिन बाद में बनाया गया। ठीक है, जिसमें भारत सरकार ने 1956 में महापरिनिर्वाण स्तूप 1956 1956
अच्छा, कुछ लोग होते नहीं, मतलब हिंदी वाला भी दिक्कत होता है, इंग्लिश मीडियम होते हैं, वो हिंदी वाला भी 55, 56, 57 सब पढ़ने में दिक्कत होता है लोगों को। हमारी भतीजी है तो भी कहती 56 क्या होता है, उसको बताना पड़ता है। तो ये चीजें होती हैं, तो ये मतलब बहुत बड़ी गलती होती है, मिस्टेक होता है कि आप एक लैंग्वेज से क्या हो रहे हैं, महरूम हो रहे हैं, मतलब उससे आप जानकारी नहीं हो रही है। तो यहाँ मतलब इंग्लिश जान लेना बहुत बड़ी क्या होती है, सफलता नहीं मानी जाएगी। क्या करना है आपको, माना आप हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी जान रहे हैं, उर्दू भी जान रहे हैं, और भी एक फॉरेन लैंग्वेज भी जान रहे हैं, तो आपका बड़ी मानता है। तो ये आपका लैंग्वेज है, कितना ज्ञान आपके पास है। वैसे तो देखा जाए इंग्लिश जान लेने से हर जगह आपकी चल जाएंगे, किसी भी देश में घूम लेंगे, वो तो भाई ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है, उसकी बात ही अलग है। ठीक है, ये हो गया आपका 1956 में भारत सरकार द्वारा इस स्तूप का निर्माण कराया गया, महापरिनिर्वाण स्तूप का निर्माण कराया गया, जिसमें बुद्ध की शयन मुद्रा, शयन मुद्रा, जिसमें बुद्ध की शयन मुद्रा की एक लंबी प्रतिमा स्थापित है। अगला रामभर स्तूप। ठीक है, इस स्तूप का निर्माण ईंटों के द्वारा किया गया है। इस स्तूप का निर्माण ईंटों के द्वारा किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में इस स्तूप को बौद्ध ग्रंथों में इस स्तूप को मुकुट बंधन चैत्य भी कहा गया है। मुकुट बंधन आगे मुकुट बंधन चैत्य भी कहा गया है। ठीक है, ये तो आपके कुशीनगर के होंगे। कुशीनगर में 2 है आपका, सारनाथ में कितना था आपका, 3 था। कौन कौन, पहला धनराज का धमेश और आपका चौखंडी। कुशीनगर में आपके महापरिनिर्वाण और आपका रामभर स्तूप। ठीक है, इसके बाद आप बताइए कौशाम्बी स्तूप। कौशाम्बी कौशाम्बी इस स्तूप का निर्माण भी अशोक के द्वारा ईंटों की सहायता से किया गया, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं।
अगला श्रावस्ती। अभी ध्यान रखिएगा इस चीज को, हम लोग सिर्फ यूपी का पढ़ रहे हैं, बाकी और भी स्तंभ हैं, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को? हाँ जी, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा रहे हैं। जब आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा उसमें आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे, तो सारे स्तूपों को जो भी आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है, आप चैत्य वाला मिलेगा, बाकी और चीजें मिलेगा, बिहार मिलेगा, ठीक है, ये सब मिलेंगे आपको। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक। इसमें मतलब ये रखिएगा कि इसके बाद भी और भी जो बाहर होंगे वो मिलेंगे आपको, ठीक है। श्रावस्ती स्तूप, ये नेपाल के तराई इलाके में श्रावस्ती में स्थित है। ठीक है, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी महाजनपद में? हाँ जी, आप लोग भूल रहे हैं सब। हाँ, कौशल की राजधानी थी। किसकी थी आपकी? ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। आप लोग हमेशा इसलिए क्या है कि जनपद वाला भी 8 पढ़ लीजिए, बाद में 16 पढ़ लीजिएगा, पहले 8 तो याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये नगर यानी कौशाम्बी श्रावस्ती, ये नगर बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों के लिए पवित्र स्थान है। ये पूछा जाता है कौन सा, यानी श्रावस्ती किन किन धर्मों के लिए, यानी किससे किससे रिलेटेड है? तो किस होगा? बौद्ध और ठीक है धर्मों के लिए आपके। यहां पर महात्मा बुद्ध ने, यहां पर महात्मा बुद्ध ने, यही पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। ठीक है, यहीं पर अंगुलीमाल स्तूप भी है, अंगुलीमाल स्तूप भी है। अंगुलीमाल टापू नाम सुना है? हाँ, बस ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। आपने मुझे पढ़ा होगा, किस क्लास में था ये? थर्ड में कहाँ था भाई? हाँ, ऐसे कुछ था, पढ़े थे आप। हाँ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ स्तूप उनका भी बना हुआ है, ठीक है, उसकी रिलेटेड है। तो हम लोगों ने यहाँ तक आए, इसके बाद हम लोग क्या करना है? हम लोगों का फिर मथुरा, गांधार और अमरावती शहरी देखेंगे। उसके बाद फिर वो मंदिर का देखेंगे, गुप्तकाल के भीतर गांव और आपका दरबार मंदिर देखेंगे। एक बार पढ़ के जरूर आइएगा आप लोग, ठीक है। तो बेहतर रहेगा, थोड़ा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और हम जब पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे तो मुझे बेहतर लगेगा, ठीक है। तो इसी का ब्रेक लीजिए, आवश्यकता भी शिवम सर आए पढ़ाने के लिए आप लोगों को। यानी सही टाइम पे छोड़े हैं सर आप। हाँ हाँ, वहाँ बैठे हैं। आइए सर।